नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, झरिया कोलफील्ड पुनर्वास योजना और पुणे मेट्रो के दूसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किया। कहा, आपातकाल की यादों को अवश्य जीवित रखना चाहिए ताकि इसे कभी दोहराया न जाए। शुभांशु शुक्ला ने एक्सियम 4 मिशन के उड़ान भरने के साथ ही इतिहास रचा। पिछले 40 वर्ष में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अगले वर्ष से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार कराने को मंजूरी दी। नेटो सदस्य 2035 तक रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 5% पर सहमत। और ईरान की संसद ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का विस्तार का निर्णय लिया है। इस पर 3,626 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई मेट्रो लाइन में अतिरिक्त 12.75 किलोमीटर की लंबाई जोड़ी जाएगी। आज लाइन 2 इसका 3,626 करोड़ रुपीस के आउटले से इसका एक्सटेंशन अप्रूव हुआ। इससे 12.75 किलोमीटर और ऐड होंगे और 13 मोर स्टेशंस विल बी एडेड। सिटी के जो बहुत फास्ट ग्रोइंग सबर्ब्स हैं ईस्ट और वेस्ट में, वो सब इससे कनेक्ट होंगे। बहुत सारे आईटी हब्स हैं, एकेडमिक एरियाज हैं और रेजिडेंशियल एरियाज हैं जिसको इसका बेनिफिट मिलेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए संशोधित मास्टर प्लान को स्वीकृति दे दी है। झारखंड का वो हिस्सा जहाँ पे कोल की बहुतायत रहती है, ये दामोदर रिवर के साथ लगा हुआ धनबाद का एरिया, यहाँ पर झरिया कोल फील्ड है। नया मास्टर प्लान 5,940 करोड़ रुपए का है और इसमें फंडामेंटल चेंजेस जो आए वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, कैसे सिस्टम को और स्ट्रेंथन करें, टेक्निकल लोग साथ आए, वर्ल्ड ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं वो सब साथ आए, जो वहाँ के निवासियों ने वर्षों से जो नॉलेज गेन की है उस नॉलेज का उपयोग करके हम एक सोल्यूशन लेके आ सकते। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। आगरा में जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसका रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा 111 करोड़ रुपए की लागत से। इस सेंटर के बनने से देश में जो अगर हम कहें हमारे फूड ग्रेन्स दोनों राइस और व्हीट, उसके बाद में जो थर्ड मोस्ट कंज्यूम्ड कल्चरल प्रोडक्ट है वो पोटैटो है। तो ये इस सेंटर से एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, इसीलिए निर्णय लिया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकाल की घोषणा के 50 साल पूरा होने पर एक प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष मिशन एक्सियम 4 के सफल प्रक्षेपण पर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की सराहना करते हुए कहा है कि उनकी सरकार देश के किसानों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर EMC 2.0 स्थापित करेगी। ये क्लस्टर 200 एकड़ में से अधिक भूभाग पर फैला होगा। इससे 2,500 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने की आशा की जा रही है। ये उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर और संचार उपकरण जैसे मुख्य क्षेत्रों में विनिर्माण में सहायक होगा। इस परियोजना की समीक्षा केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के युवा प्रचारक नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। श्री मोदी ने आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री शाह ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस 2025 के कार्यक्रम के दौरान इस पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकतंत्र जिंदाबाद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया।
किया। इस अवसर पर श्री शाह ने आपातकाल के दौरान लोगों पर हुए अत्याचारों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि सभी को आपातकाल की यादों को अवश्य जीवित रखना चाहिए ताकि इसे कभी दोहराया न जाए। ऐसा कहते हैं कि कुछ बुरी घटनाओं को जीवन से भुला देना चाहिए, वो सही भी है, मगर जब बात हो समाज जीवन की, राष्ट्र जीवन की, तब बुरी घटनाओं को चिरकाल तक याद रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति कभी न हो पाए। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 तारीख का ये दिन संविधान हत्या दिन के रूप में मनाने का सरकारी निर्णय किया है। आपातकाल के विरुद्ध श्री मोदी की लड़ाई का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 25 वर्षीय एक लड़के ने इंदिरा गांधी की तानाशाही का विरोध किया। जिस 25 साल के युवा ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही विचारों का विरोध किया, आज वही व्यक्ति जिस काम के लिए इमरजेंसी डाली गई थी, परिवारवाद को प्रस्तापित करने के लिए, वो परिवारवाद को आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़ कर फेंक। वही युवा इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संविधान हत्या दिवस 1975 में आपातकाल के दौरान तानाशाही और सेंसरशिप के विरुद्ध लड़ने वाले साहसी योद्धाओं को याद करने का एक अवसर है। 5 अध्याय में विभाजित ये पुस्तक दर्शाती है कि आपातकाल ने युवा नरेंद्र मोदी की राज्य सत्ता, राजनीतिक लामबंदी और स्वस्थ विपक्ष की भूमिका की समझ को कैसे प्रभावित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि आपातकाल भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐसा अध्याय है जो दिखाता है कि कैसे सत्ता का केंद्रीकरण और वंशवादी शासन नागरिकों के अधिकार और संस्थाओं के स्वतंत्रता को कुचल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर याद करते हैं कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और लोकतंत्र की भावना सभी देशवासियों में है। उन्होंने कहा कि इस भावना की ताकत तब प्रदर्शित हुई जब चुनाव का अवसर आया। इस पुस्तक में टिप्पणी की गई है कि आपातकाल का स्मरण एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि लोकतंत्र से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए और संविधान के अधिकारों की हमेशा रक्षा की जानी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संविधान हत्या दिवस हमें उन घटनाओं की याद दिलाता है जब 25 जून 1975 को संविधान का गला घोटकर देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। इस अवसर पर हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत के शुभांशु शुक्ला ने 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक्सियम 4 मिशन के लिए कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:01 पर उड़ान भरी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में पहुंचते ही देश के लिए पहला संदेश भेजा। शुभांशु ने कहा, ये एक अद्भुत यात्रा है और तिरंगा गर्व से मेरे कंधे पर है। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एक्सियम 4 कल भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से डॉक करेगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष मिशन के लिए बधाई दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज घोषणा की कि अगले साल से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित होंगी। एक रिपोर्ट। नए प्रारूप के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा फरवरी में होगी जो सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगी। इसके बाद मई में परीक्षा होगी जो वैकल्पिक होगी। ये परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए होगी जो अपने प्रदर्शन को और बेहतर करना चाहते हैं। सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी 3 विषयों में अपने प्रदर्शन को सुधारने का अवसर मिलेगा। फरवरी की परीक्षा का परिणाम अप्रैल में और मई में होने वाली परीक्षा का परिणाम जून में आएगा। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी सराहना करते हुए कहा है कि इससे विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव कम होगा और उनके लिए पढ़ने का एक उत्साहवर्धक माहौल बनेगा। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य सिफारिश थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के चिंगदाओ में कल शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री सिंह आज शाम चीन पहुंचे। इस बैठक के दौरान रक्षा मंत्री क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबले के प्रयासों और सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो के सभी सदस्यों ने 2035 तक रक्षा और सुरक्षा पर खर्च बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 5% करने पर सहमति व्यक्त की है। नीदरलैंड्स के हेग में नेटो सम्मेलन में घोषणा पत्र में नेताओं ने कहा कि इस संकल्प में रक्षा क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकताओं में प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 3.5% निवेश होगा। नेटो प्रमुख मार्क रूट ने कहा कि इस वर्ष यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता पिछले वर्ष के 58 अरब डॉलर से बढ़ने की उम्मीद है। ईरान की संसद ने आज संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निरस्त करने वाले एक विधेयक को स्वीकृति दे दी। ईरान की मीडिया ने खबर दी है कि इस्फहान, फोर्डो और नतांज ने 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर हाल के अमरीकी हमलों के बाद ये निर्णय लिया है। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत ईरान से कुल 3,154 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया। 296 भारतीयों और 4 नेपाली नागरिकों को लेकर आज शाम एक विमान ईरान के मशहद से नई दिल्ली पहुंचा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 इस साल नवंबर में राजस्थान के जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों से 4,000 से अधिक एथलीट के भाग लेने की उम्मीद है, जो 20 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान देश के पश्चिमोत्तर, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने गुजरात क्षेत्र और उड़ीसा के अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गांगे, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के आसपास स्थानों पर भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, झरिया कोलफील्ड पुनर्वास योजना और पुणे मेट्रो के दूसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमिका पर द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किया। कहा, आपातकाल की यादों को अवश्य जीवित रखना चाहिए ताकि इसे दोहराया न जाए। शुभांशु शुक्ला ने एक्सियम 4 मिशन के उड़ान भरने के साथ ही इतिहास रचा। पिछले 40 वर्ष में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। नेटो सदस्य 2035 तक रक्षा व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 5% करने पर सहमत हुए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।